जैसा कि आपने बताया कि वट वृक्ष और पीपल ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, एटमॉस्फेयर को काफ़ी बैलेंस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे इस वातावरण में निकाली जा रही है, उसका अवशोषण करके हमें ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक और बात जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि जब कुछ बातें आती हैं तो उसी से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। हम दोनों लोगों के साथ मास्टर शब्द जुड़ा है, तो कहीं न कहीं से कुछ लाएँ। और हमारे बुजुर्गों ने इन सब चीज़ों पर जब ध्यान दिया तो धर्म से भी जुड़ा, उसका रीजन यही होता था। जैसा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब में वट वृक्ष का वर्णन है, छाया देता है और जाड़े में हमें गर्मी प्रदान करता है। लोग वट वृक्ष के नीचे अपना समय गुजारते थे। तो ये वायुमंडल को शुद्ध करने के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, इस वट वृक्ष के ऊपर तमाम सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। और जहाँ भी वट वृक्ष है उसके नीचे की अगर आप उसके पत्तियों से सड़ी गली मिट्टी को अगर अपने खेत में ले जा करके एक बोरी अगर इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोबैक्टीरिया एक शब्द आता है, सूक्ष्म जीव, वो आपको एक बोरी खाद कम से कम 1 हेक्टेयर के खेत में 4 बोरी डाई के बराबर काम करेगी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और उस चीज़ को मैं बाई सर्किट आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारे साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाते हैं, आप सुनते होंगे, क्योंकि अब कोई अननोन नहीं है, वही हम सब करना चाह रहे थे। तो वो जानते हैं आप क्या लेके जाते हैं, 2 साल 3 साल पे अंतरिक्ष में से आते हैं, वो क्या खाते हैं, इतना सामान उनके पास ले जाने का समय नहीं है ना। तो वहाँ कोई ट्रेन है या तो बैलगाड़ी है या कोई ट्रक नहीं है कि लाद के ले जाते हैं। वो यही सब चीज़ लेके जाते हैं जो आपके धान के खेतों में शैवाल, जिसको आप काई कहते हो, वही चीज़ है। उसी का कैप्सूल बना के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग लेके जाते हैं और एक कैप्सूल खा करके वो 2-3 दिन आराम से रह सकते हैं। तो वो धान के खेत में जो काई पाई जाती है वो यही बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरिया जिसे कहा जाता है, सबसे आदि जीव, सबसे पहला जीव वही है। उसी के इस्तेमाल से आपके साइंटिस्ट जिंदा हैं, हम लोग जिंदा हैं। और ये धान की खेती में जिनके खेत में आप देखते हो काई लगी रहती है, उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। उसका रीजन यही है, ये हमें बैक्टीरिया, वातावरण के सारे अपशिष्ट पदार्थों को अपचय करके हमें आपको स्वस्थ बनाते हैं। वेद में भी ऐसा लिखा है, वट वृक्ष लगाने से कितना लाभ है, उसका रीजन यही था। और उसी को उन लोगों ने वेद के रूप में, धर्म के रूप में जोड़ा, उसकी पूजा की जाती है, वट वृक्ष वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों की। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमारे बुजुर्गों ने हमको दी है। उस सभी चीज़ को एक बार मैं फिर विजय बहादुर यादव जी को बधाई दूंगा कि ये कहीं न कहीं से खोज करके ऐसी ऐसी चीज़ लाते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा विधायक, मंत्री या कोई ऐसा महापुरुष नहीं छूटा होगा जिसकी इन्होंने पुण्यतिथि या जन्म तिथि न मनाई हो। मैं इनको इस भारतीय पशुपालन संघ के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि कहीं न कहीं से ये हम लोगों को उनके प्रति और उनके प्रति हम लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, जो एक सराहनीय कार्य है। रहे हम लोगों के सबसे पिरोधा भगवान श्री कृष्ण, जो पूरे संसार को जोड़ने, मैत्री भाव का काम किए, उन्हीं के अनुकंपा से ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। मैं भारतीय पशुपालन संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो कुछ बातें आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे नेताजी भी जुड़े हैं और आप लोग जुड़े ही रहते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक नई मूर्ति हमको आज दिखाई दी, इसलिए इनको बधाई देना चाहता हूँ कि समय निकाल कर आते रहिए। हम लोगों का कार्यक्रम कहीं न कहीं विजय बहादुर जी के अथक प्रयास से चलता रहता है। बधाई देवे भी गलना आप लोगों की परीक्षा। अच्छा, चलिए उस दिन हम भाई नहीं थे, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम कहीं बिजी रह जाते हैं भाई। तो हमारे देखिए पशुओं की बात जैसे बताई, तो पशुधन बहुत बड़ा धन है। ये हमें हर तरह से आर्थिक रूप से, वैदिक काल से ही हम लोगों को अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ योगदान इनका है। चाहे आज की अर्थव्यवस्था को देखिए, चाहे वैदिक काल से अर्थव्यवस्था को देखिए, हमारे पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है। पशुओं के कारण ही हमारा देश कृषि प्रधान देश में है। गोवंश की वृद्धि के कारण ही हमारे देश में जो दूध की नदियां बहाई गई, जिसके लिए
हमारा देश 2001 में डेनमार्क को हरा करके विश्व में नंबर 1 उत्पादन के रूप में हुआ। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन उसके बड़े श्रेय करता रहे। डॉक्टर वो एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक थे, उन्होंने भी इस देश में तमाम तरह की प्रजातियां ले आकर के हम लोगों को अन्न भी दिया, हरियाली भी बढ़ाया। अब हम सोचते होंगे कि फलाने खेते में देखा मोती धान लगा है या रत्ना लगा है या कावेरी लगा है या बासमती लगा है, लेकिन उस विद्वान ने हमारे हिंदुस्तान को ही नहीं विश्व को 5 लाख धान की प्रजातियां दी हैं। इससे बड़ा साइंटिस्ट नहीं हो सकता कोई। डॉक्टर एस स्वामीनाथन फिलीपींस में पूरे विश्व के डायरेक्टर बनाए गए। इतनी बड़ी सोच थी उनकी, इतना बड़ा विद्वान थे, तो वो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और 5 लाख धान की प्रजातियां अपने आप में मायने रखती है। हम लोग तो 2-4-6 धान को देख करके बस बोले, सोचिए कितना बड़ा दिमाग लगा करके इस प्रजाति में। क्या अभी आप लोग देख रहे हैं काला नमक धान आया हुआ है, काला नमक धान आया हुआ है, तो उसका अभी बहुत लोग स्वाद चखे नहीं चखे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, एक डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक नया धान निकाला है जिसका नाम है गोल्डन राइस। उस गोल्डन राइस में आपको दाल भी मिलाने की जरूरत नहीं है और ना ही घी मिलाने की जरूरत है, वो सारा स्वाद आपको उसी से मिलेगा। हाँ, मेरे बुक में पढ़ा हुआ है, गाड़ी में बुक पड़ी है, वो आपको फोटो भी दिखा सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। और उन्होंने अभी 2-3 चीजें और बना दी हैं। ग्रेसिन जिसमें मुनक्का जिसको आप हम लोग बोलते हैं और छुआरा, दोनों का स्वाद एक ही था। और उन्होंने अभी एक बनाया है ग्रेपल, अंगूर और सेब का स्वाद एक ही में मिलेगा। ये दोनों स्वाद अब अंगूर छोटा है, सेब बड़ा है, लेकिन उसको मीडियम साइज बना करके आपके दोनों स्वाद लीजिए। अभी हम लोग बैठे थे तो हुआ कि भाई प्याज फला है, तो हुआ कि नहीं मिर्चा है, तो हुआ कि नहीं टमाटर फलेगा। सर बोले अभी तो अभी वैज्ञानिक ने उन्होंने ही बनाया टोमेटो, टमाटर, पोटैटो, आलू, उन्होंने मिला करके पोमैटो बना दिया है। नीचे टमाटर फलेगा और ऊपर नीचे आलू फलेगा और ऊपर टमाटर। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग देखते होंगे आज की जनरेशन को तो पता नहीं, जैसे पहले वाले आलू के बीज आते थे उनके ऊपर फल और फूल दोनों लगते हैं। आज भी कुछ प्रजातियां जो देसी हैं क्रॉस होकर के नहीं बदल पाई हैं, तो उनमें ऊपर फल लग जाता है। तो वो चीज से उन्होंने सोच करके बनाया, नीचे आलू ऊपर टमाटर। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए कुछ भी नहीं है। अभी देखिए जैसे मिर्चा हम लोगों के सामने है, इसका 2 मिर्चा 20 लोगों के पर्याप्त है। मैं भी इसको बहुत पहले लगा के देख चुका हूँ, खा के भी देख चुका हूँ। अगर भूल से एक से ज़्यादा कोई काट दिया तो सब्जी नहीं खा पाएंगे, वो तीखा होता है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो तमाम चीज़ें बनती रहती है, हमारे साइंटिस्ट लेके आते रहते हैं। उसी तरह से हमारे विजय जी हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कुछ न कुछ लगाते रहते हैं। और गायों में तमाम बीमारियां भी चल रही हैं। देखिए अभी फिर लम्पी का नाम जोड़ रहा है, लम्पी वायरस, जो जगह जगह पपोले निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा खान पान देख करके हम लोगों को करना चाहिए और उनको शुद्ध पानी भी पिलाना चाहिए। जैसे हम लोग बढ़िया पानी पीना चाहते हैं, आर ओ का और दुनिया भर का ले रहे हैं, ना आर ओ का तो ताज़ा निकाल के पिलाइए। और चारा जो हम लोग रख देते हैं उसमें शुद्ध शब्दों में आप लोगों की भाषा में कहा जाए भोपड़ी लग जाना या नमी से खराब हो जाता है, तो उसको फंगस बोलते हैं। फंगस बड़ा हानिकारक होता है। LSD एक दवाई बनाई जाती है, उसका 1/1000वां मिलीग्राम व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त होता है। वो फंगस चारे में लगता है। हमारे जानवर कितने बीमार हो सकते हैं, आप सोच लीजिए इसके बारे में, कि जिसका 1/1000वां मिलीग्राम व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त होता है, वो फंगस उस चारे में लगता है। और हम लोग बेचारे को खिला देते हैं, बेचारे खरी चुनी या उसको मिल जाता है, खा लेते हैं, उनको बड़ा नुकसान होता है। हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, जबकि हम लोगों को उसका ध्यान देना चाहिए। स्टेटमेंट हमारा बहुत चलता रहता है और पंडित जी को भी जाना है जल्दी से, और देख रहा हूँ कि करीब सभी लोग जाने के लिए हैं। तो हर काम समय से हो जाना चाहिए। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ एक बार हम सभी लोग आपकी महान भावों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। और जय भारतीय पशुपालन समाज, आप लोग अपना बहुमूल्य समय देकर के आए, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।